अल्टरनेटिंग करंट के लिए रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। सबसे बड़ी जरूरत की पहली बात तो इसकी जरूरत क्यों है, वाई आई स्टडी रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग वैल्यूज और ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। ये देखें, जैसे ये एक साइकिल के लिए बात करें, चाहे वोल्टेज हो और चाहे करंट हो, दोनों में से कोई भी हो, क्या जरूरत है इसका, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू निकालना। पहली चीज ये है कि अगर आप हाफ साइकिल की बात करते हो तो टोटल पॉजिटिव है, अगली हाफ साइकिल की बात टोटल नेगेटिव है, और अगर टोटल साइकिल के लिए अगर आप मीन वैल्यू निकालते हो तो पॉजिटिव और नेगेटिव मिलकर के जीरो आ जाता है। अगर आप पूरी वन साइकिल के लिए एवरेज निकाल रहे हो तो कितना आ जाता है, जीरो आ जाता है। कुछ ऐसा करिए कि पूरी वन साइकिल के लिए एवरेज निकाला जाए, कोई ऐसा कुछ काम कीजिए कि पूरी वन साइकिल के लिए एवरेज निकाला जाए और जीरो भी ना आए। अब ये सोचने की चीज है कि कुछ ऐसा करूं कि पूरी वन साइकिल के लिए एवरेज निकालूं और जीरो भी ना आए। ऐसा क्या किया जाए? ठीक है किया जा सकता है। आप एक काम करें कि अगर मैं पूरी वन साइकिल की एक एक वैल्यू इस टाइम पर, इस टाइम पर, इस टाइम पर, इस टाइम पर, अलग अलग टाइम पर सारी वैल्यूज का स्क्वायर कर दें, और जब स्क्वायर कर दोगे तो पॉजिटिव है, निगेटिव भी क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। सॉरी, नेगेटिव भी पॉजिटिव हो जाएगा, नेगेटिव का स्क्वायर करोगे वो भी पॉजिटिव। तो एक दोष हटा दिया मैंने कि अगर मैं अल्टरनेटिंग करंट या फिर अल्टरनेटिंग वोल्टेज की वैल्यू का स्क्वायर कर दूं, एवरी वैल्यूज पूरी वन साइकिल में अगर मैं सारी वैल्यूज का क्या कर दूं, स्क्वायर कर दूं, तो स्क्वायर करते ही सारी वैल्यूज पॉजिटिव हो जाएंगी। लेकिन सर हमें तो करंट का एवरेज चाहिए, करंट के स्क्वायर का एवरेज नहीं चाहिए। कोई बात नहीं, हम करंट की स्क्वायर का एवरेज करेंगे, करंट के स्क्वायर का एवरेज करेंगे। सबसे बड़ी बात क्या है, करंट का एवरेज करते तो नेट वैल्यू जीरो आ जाता है। आप जब करंट के स्क्वायर का एवरेज करोगे तो जीरो नहीं आएगा। लेकिन सर स्क्वायर नहीं चाहिए हमको तो करंट चाहिए। तो भी ठीक है, करंट के स्क्वायर का एवरेज करके अंडर रूट कर दो, अंडर रूट करोगे स्क्वायर इफेक्ट हट जाएगा और एवरेज वैल्यू मिल जाएगी। इसी को बोलते हैं रूट मीन, आई एम सॉरी, ये रूट मीन और ये स्क्वायर, रूट मीन स्क्वायर, वर्ग माध्य मूल, वर्ग करो, माध्य करो, मूल करो, और इंग्लिश में उल्टा हो जाता है ये चीज, रूट मीन स्क्वायर। इसी करंट की पूरे वन साइकिल के लिए स्क्वायर करके, मीन करके, रूट कर देना, यही कहलाता है करंट का रूट मीन स्क्वायर, वर्ग माध्य मूल। उल्टा करो, हिंदी में उल्टा, इंग्लिश में रूट मीन स्क्वायर वैल्यू IRMS। पूरी वन साइकिल के लिए करंट का स्क्वायर करके, एवरेज करके मीन कर दो। इससे दो काम हो गया, निगेटिविटी और पॉजिटिविटी के कारण जो जीरो आ रहा था खत्म हो जाएगा स्क्वायर करने से, ना निगेटिव ना पॉजिटिव। लेकिन एवरेज चूंकि स्क्वायर का नहीं चाहिए था, इसलिए मैंने पहले निगेटिविटी को हटाने के लिए, पॉजिटिविटी को हटाने के लिए, जीरो को हटाने के लिए करंट का स्क्वायर किया, फिर उसका मीन किया, फिर रूट कर दूंगा तो फिर स्क्वायर इफेक्ट हट जाएगा, मुझे IRMS मिल जाएगा। आइए देखते हैं, अब इस वैल्यू को निकालते हैं। एक साइकिल के लिए रूट मीन स्क्वायर वैल्यू करते हैं, ठीक है, निकालते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले करंट के स्क्वायर का एवरेज निकालेंगे। करंट के स्क्वायर का एवरेज निकालेंगे, वो भी कितनी साइकिल के लिए, वन साइकिल के लिए ऐसा करेंगे, ठीक है बेटा। तो फिर आई की वैल्यू क्या होती है, सोचने की जरूरत है। आई की वैल्यू क्या होती है, एवरेज निकालना है। आई की वैल्यू होती है I0 sin ओमेगा t। अब चूंकि एवरेज निकालना है पूरी वन साइकिल के लिए, तो ऐसे करो, और टाइम के रिस्पेक्ट में निकालना है। dt लिखो ऊपर, ऊपर लिखा तो नीचे भी करना पड़ेगा। वन साइकिल के लिए 0 से t, 0 से t। आइए, आई स्क्वायर का नॉट, ठीक है बेटा। I0 है, देख रहे ना, तो पहले तो इसका स्क्वायर भी करना है। आई का स्क्वायर का एवरेज, आई की वैल्यू रखा, क्या रखा आई की वैल्यू, I0 sin ओमेगा t। आई की वैल्यू क्या रखा, I0 sin ओमेगा t, स्क्वायर कर दिया, ठीक है। I0 का क्या चीज बेटा, स्क्वायर कर दो, बाहर निकाल दे, चलो देखते रहो। 0 से t, I0 का स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा t dt। dt का t हो जाएगा, लिमिट 0 से t तक, बढ़ते रहिए आगे, समझते रहिए। देखिए आई का स्क्वायर बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर ओमेगा t 0 से t तक। अब t बराबर वो बात अलग की है कि 2 पाई बाई ओमेगा होता है, आप चाहें तो रखते हैं 2 पाई बाई क्या रखते हैं, ओमेगा रखते हैं।
अपर लिमिट लोअर लिमिट, मतलब टी रख दिया, लोअर लिमिट 0 है बटे टी। अब साइन स्क्वायर ओमेगा टी है। आपको बता दूं साइन फंक्शन के स्क्वायर का कोई इंटीग्रेशन नहीं है, इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे? आपको पता है cos 2 थीटा इज इक्वल टू होता है 2 साइन 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये होता है 1 माइनस क्या बेटा 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये है साइन का एक तरीके का एक फार्मूला है, ठीक है। cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, इसको इधर ले आओ, 2 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस उधर ले जाओ cos 2 थीटा, 2 साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस cos 2 थीटा, एक इजीली फार्मूला है। तो मैं एक चीज आपसे कहता हूं, यहां देखो, अगर मैं इंटीग्रेशन लगाऊं 0 से, ये t बराबर क्या लिखा था 2 पाई बाई ओमेगा, 2 पाई बाई ओमेगा, ये साइन स्क्वायर ओमेगा टी, मैं इसको 2 साइन स्क्वायर ओमेगा 2 कर दूं और अपान 2 कर दूं, 2 से गुणा 2 से भाग कर दिया। अभी ध्यान दें, आई नॉट का स्क्वायर इस 2 को नीचे ले आओ 2t, अभी 2 साइन स्क्वायर ओमेगा टी बराबर 1 माइनस cos 2 थीटा, ठीक है ना। क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन लगाओ 0 से 2 पाई बाई ओमेगा 2 साइन स्क्वायर ओमेगा टी। अब ओमेगा टी की जगह थीटा की जगह ओमेगा टी है, ठीक है, 1 माइनस cos 2 थीटा, 1 माइनस cos 2 और थीटा की जगह ओमेगा टी, ये हो गया। और आपका dt, अरे dt है यार, लाइन से लगाते चलो dt। अभी देखो आई स्क्वायर का एवरेज, वहां से आओ आई नॉट स्क्वायर अपान 2t, फिर वहीं से देखो क्या चीज, ध्यान दीजिएगा 1 का मल्टी dt से, इंटीग्रेशन लगाओ 0 से 2 पाई बाई क्या ओमेगा माइनस इंटीग्रेशन cos 2 ओमेगा टी dt, लिमिट 0 से 2 पाई बाई ओमेगा, फिर क्या चीज है आई नॉट का स्क्वायर अपान 2t, ठीक है ना। अभी देखो dt का क्या हो जाएगा, dt का हो जाएगा t और लिमिट 0 से 2 पाई बाई ओमेगा, ये तो हो गया माइनस। अभी cos 2 ओमेगा टी, इनका इंटीग्रेशन क्या होगा, इनका इंटीग्रेशन होगा माइनस, ध्यान दीजिएगा साइन 2 ओमेगा टी अपान, ये 2 ओमेगा नीचे आ जाएगा, ठीक है ना। और लिमिट लगा दें 0 से 2 पाई बाई ओमेगा, ठीक है ना। अभी देखें आगे आई स्क्वायर का नॉट आई स्क्वायर अपान 2t, ठीक है, ये अपर लिमिट लोअर लिमिट 2 पाई बाई ओमेगा माइनस 0। एक तो ये इनकी कहानी हो गई, इनकी माइनस माइनस ये प्लस हो जाएंगे। अभी यहां देखो 1 बाई 2 ओमेगा बाहर कर लो और ये साइन 2 ओमेगा, साइन 2 ओमेगा। अभी सबसे बड़ी चीज टी बराबर क्या रखोगे 2 पाई बाई ओमेगा, टी बराबर क्या रखोगे 2 पाई बाई ओमेगा, 2 पाई बाई ओमेगा, ठीक है बेटा। फिर एक बार अपर लिमिट रखेंगे इसी में, टी की जगह अपर लिमिट, एक बार टी की जगह लोअर लिमिट माइनस लगाकर साइन 2 ओमेगा टी बराबर 0, ठीक है। अब यहां देखो ओमेगा से ओमेगा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, आई स्क्वायर का नॉट आई स्क्वायर अपान 2t, ये बेटा 2 पाई बाई क्या हो जाएगा ओमेगा हो जाएगा, प्लस महाराज साइन 2 जा 4 पाई भी 0, साइन ये तो कट के खत्म ही 0, ये खत्म हो गया, तो 0 0 का इससे करोगे ये भी खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। अभी देखो 2 से क्या कट जाएगा 2 कट जाएगा। अभी बचा क्या चीज है यहाँ पर, पाई बाई ओमेगा बचा है, ये जगह मेरे पास है नहीं, चलो यहां पर दिखाता हूं करके। आई स्क्वायर का एवरेज, आई स्क्वायर का एवरेज, अभी ध्यान दो आई स्क्वायर, ये बेटा पाई बाई ओमेगा, ये टी तो है ही है। अभी क्या बचा है, पाई बाई क्या बचा है ओमेगा बचा है, ये सबको पता है पाई बाई ओमेगा की वैल्यू, टी बराबर 2 पाई बाई क्या ओमेगा। अभी टी बाई 2 को नीचे ले आओ, ये पाई बाई क्या बचेगा ओमेगा, तो क्या लिख सकते हैं पाई बाई ओमेगा की जगह, पाई बाई ओमेगा क्या लिख सकते हैं टी बाई 2 कैंसिल हो जाएगा। अब ये आई स्क्वायर का एवरेज है, इस पर अंडर रूट लगा दो, आई स्क्वायर के एवरेज का अंडर रूट है, ठीक है ना। तो क्या आ जाएगा बेटा आई स्क्वायर अपान 2 का अंडर रूट करना ही पड़ेगा। फिर यहां देखो इसको ही आई स्क्वायर के एवरेज के अंडर रूट का आई स्क्वायर का क्या आ जाएगा, ये आई स्क्वायर नहीं था, ये कहता आई नॉट का स्क्वायर, अरे आई नॉट का स्क्वायर क्यों भड़क जाते हो तुरंत यार, आई नॉट का स्क्वायर, ये आई एम सॉरी, ये बेटा आई नॉट का स्क्वायर, आई नॉट का स्क्वायर, इसके बाद ही तो यहाँ गए थे आई नॉट का स्क्वायर, आई नॉट का स्क्वायर,
तो ये आई नॉट के स्क्वायर का अंडर रूट कितना आ जाएगा आई नॉट, और 2 का अंडर रूट कितना आ जाएगा अंडर रूट कितना 2। ठीक, और हम आपसे पहले ही कह चुके कि क्या कहा मैंने आपसे, ध्यान दीजिएगा, इसी आई स्क्वायर के एवरेज के रूट को IRMS बोलते हैं। बराबर कितना आया आई नॉट अपॉन रूट 2, आई नॉट अपॉन रूट 2। ठीक है ना, ये वैल्यू आ गई आपकी। ठीक, यानी ये निकल कर आया कि जो IRMS वैल्यू है वो पीक वैल्यू का 1/√2 टाइम्स है। IRMS पीक वैल्यू का 1/√2 टाइम्स है। ठीक है, क्या निकल कर आया, ये देख रहे हैं ना, हमने क्या कहा आई स्क्वायर का, यहां देखो फिर से, आई स्क्वायर के एवरेज का जो रूट है इसी को हमने कहा है IRMS वैल्यू। ठीक है ना, और ये IRMS वैल्यू कितनी आई, पीक वैल्यू की 1/√2 टाइमिंग आ गई। ठीक है ना, आगे जैसा और इसका डिटेल्स देखते हैं। तो जो IRMS वैल्यू आई ये पीक वैल्यू की √2 टाइम्स 1/√2 टाइम्स है। अभी इस चीज को ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या चीज, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, अगर 1/1 √2 की वैल्यू 1.414 मल्टी आई नॉट, तो यहां से आएगा जो IRMS आई नॉट का, चाहे 1/√2 टाइम्स, चाहे इसको आप लिख सकते हैं 0.707 आई नॉट। ठीक है ना, यानी जो IRMS वैल्यू है वो पीक वैल्यू की 0.707 टाइम्स है। अभी एक चीज और कहें, IRMS बटे आई नॉट 0.707, IRMS अपॉन आई नॉट मल्टी 100, 0.707 मल्टी 100 यानी 70.7%। यानी IRMS वैल्यू पीक वैल्यू का 70.7% होता है, 100% नहीं होता। जो IRMS वैल्यू है वर्ग माध्य मूल मान, महत्तम मान का 70.7%, लगभग 71% होता है। 100% वैल्यू ये नहीं है, यानी ये एक्चुअल मान नहीं है पीक वैल्यू का। ठीक है ना, पीक वैल्यू मतलब ये वाली। पहली बात तो अल्टरनेटिंग करंट का कोई एक वैल्यू नहीं होता, परमानेंट चेंज होता रहता है, इसीलिए उसका नाम अल्टरनेटिंग करंट है। अल्टरनेटिंग करंट की डेफिनेशन यही है, इसका वैल्यू डायरेक्शन दोनों चेंज होता रहे परमानेंट टाइम के साथ, और एक डेफिनेट टाइम के बाद फिर से अपना रिपीटेशन करे। ठीक है ना, तो पहली बात तो परमानेंट वैल्यू नहीं होती, वैल्यू चेंज होती रहती है, लेकिन इस मैक्सिमम वाले वैल्यू का 70.7% जो होता है वही हमारा IRMS है। ठीक है, अभी एक चीज और आपसे कह देते हैं इसके बारे में कि अगर जैसे आप लोग के घरों के वोल्टेज भी सेम VRMS V0 का √2 टाइम्स या 0.707 V0 पीक वोल्टेज का 0.707 टाइम्स या फिर 1/√2 टाइम्स होता है VRMS। सेम चीजें हैं दोनों, चाहे वोल्टेज के लिए बात करो चाहे करंट के लिए बात करते हैं। अभी एक चीज और आपसे कहते हैं, वो ये जैसे हम लोग के घरों में हम ये मानकर चलते हैं, हम लोग के घरों में आपको पता है जो वोल्ट मीटर यूज करते हैं हम लोग, अल्टरनेटिंग करंट को नापने वाले या अल्टरनेटिंग वोल्टेज को नापने वाले, अल्टरनेटिंग करंट को नापने वाले जो एमीटर्स हैं और अल्टरनेटिंग वोल्टेज को नापने वाले जो वोल्ट मीटर्स हैं, वो सीधे RMS वैल्यू बताते हैं। हम लोग के घर में जो वोल्टेज आता है वो अल्टरनेटिंग वोल्टेज है, और हम लोग के घरों के इंस्ट्रूमेंट में जो करंट फ्लो होता है, जो इन्वर्टर से नहीं चलता, जो डायरेक्ट बिजली से चलता है, ठीक है ना, वो सब अल्टरनेटिंग करंट पर बेस्ड होते हैं, अल्टरनेटिंग करंट से ही चलते हैं, अल्टरनेटिंग करंट सप्लाई से वर्क करते हैं। तो सबसे बड़ी चीज क्या है कि जो हम लोग के घरों में मशीनों के अगर आप करंट या वोल्टेज अगर आप मेजर करेंगे तो वो सीधे RMS वैल्यू को मेजर करेगा, सीधे RMS को मेजर करेगा। ठीक है ना, पीक वैल्यू को नहीं बताएगा कोई। पीक वैल्यू तो एक इंस्टेंट वैल्यू है, जो है T/4 पर जो मेजर होती है, 3T/4 पर जो मेजर होती है पीक वैल्यू। दो ही टाइम पर पीक वैल्यू मिलती है, या तो T/4 पर या फिर 3T/4 पर मिलती है, यहां और यहां। तो इस पीक वैल्यू का 70.7% जो होता है वो IRMS होता है, और हम लोग के घरों में जो वैल्यू मेजर की जाती है करंट या वोल्टेज की, वो IRMS वैल्यू सीधे मेजर की जाती है। ठीक है ना, जैसे मान लीजिए आपके घर में 220 वोल्ट आता है, अगर आपके घर में 220 वोल्ट आता है, 220 वोल्ट, तो ये वोल्टेज का VRMS वैल्यू है। VRMS वैल्यू का मतलब कि पीक वैल्यू का √2 टाइम्स है ये 220 वोल्ट। ठीक है ना, तो एक्चुअल वैल्यू वोल्टेज का एक्चुअल मान क्या होगा, ये पीक वैल्यू आपके घर में जो वोल्टेज आता है उसका अधिकतम मान कितना है, आइए यहां निकाल के दिखाते हैं। V0 √220 मल्टी √2 वोल्ट, अगर इसको आप डिजिट्स में निकालोगे 311 वोल्ट लगभग आएगा। यानी आपके घर जो बिजली आती है वो 0 से लेकर +311 वोल्ट, फिर 0, फिर -311 वोल्ट, फिर 0। यानी जिसको तुम सोचते हो तुम्हारे घर में, तुम सोचते हो तुम्हारे घर में बिजली 220 वोल्ट आ रही है ना, तुम्हारे घर में जो बिजली आ रही है उस बिजली का मान वो तो VRMS वैल्यू है 220 वोल्ट। आपके घर जो करंट आ रहा है या जो वोल्टेज आ रहा है उसका मान 0 से 311 वोल्ट तक बढ़ता है, फिर 311 से 0 तक, फिर 0 से 311 अगली दिशा में। यानी तुम्हारे घर में आने वाली बिजली 0 वोल्ट से शुरू होती है, 1 2 3 4 5 311 तक जाती है। तुम ये मत सोचने की भूल करना कि 220 वोल्ट तक जाती है। अगर आप अपने घर में एक DC करंट ले लीजिए, DC वायर, अगर तुम्हारे घर में एक DC करंट आए और उस पर लिखा हो 220 वोल्ट, और एक AC करंट आए और उस पर भी लिखा हो 220 वोल्ट, तो DC करंट तो वास्तव में 220 ही है, उसमें ऐसा नहीं है कि 0 1 2 3 4 से बढ़कर 220। DC करंट पर केवल एक कांस्टेंट करंट मिलेगा,
220 वोल्ट, न उससे कम न उससे ज्यादा। डीसी करंट का स्विच ऑन करोगे तुमको 220 से शुरू होगा मिलना, 220 से मिलेगा हमेशा, चाहे 5 घंटा काम करो। लेकिन जब आप एसी करंट लगाओगे 220 वोल्ट का, तो उसकी स्टार्टिंग 0 से होकर कहां तक जाएगी, 311 तक। अगर तुमको डीसी करंट का झटका लगा 220 वोल्ट का तो सिर्फ 220 का, लेकिन अगर तुमको एसी करंट का झटका लगा 220 वोल्ट का, तो इसका मतलब जो तुम्हारे घर में अगर तुम्हारी मशीनरी ने 220 नापा तो असल में तुमको करंट लगा 311 तक, 0 से हाईएस्ट मान 311 तक गया। तो एसी में अगर तुम किसी को 220 समझते हो तो वो 0 से लेकर 311 तक जा रहा है, और डीसी में अगर 220 समझते हो तो सिर्फ 220 है, वो 221 नहीं होगा, 222 नहीं होगा। लेकिन एसिया अगर है वो 220 समझ रहे हो तो चांप देगा 311 तक तुमको। समझ रही है इस चीज को बेटा? तो एसी वोल्टेज का मतलब होता है कि वो 311 तक जा रहा है 220 वोल्ट पर। वो तो 220 वोल्ट तुम्हारा वीआरएमएस है, इसीलिए कहते हैं एसी वोल्टेज अधिक खतरनाक है। समझ रहे हैं? 220 चाप दिया 311 तुमको। और डीसी अगर 220 मारेगा 220 से मारेगा, 219 होगा, 221 होगा, इसलिए कहते हैं एसी अधिक खतरनाक है, छुओ ना चाप दे तुरंत है। समझ के बेटा इस चीज को? ये रही इनकी कहानी, ठीक है। हाँ, जरा आगे बढ़ते हैं। हीट के मामले में देखते हैं, क्या हीट के मामले में भी कोई डिफरेंस है एसी और डीसी में? कोई डिफरेंस नहीं है हीट के मामले में। 220 वोल्ट का जितना एसी करंट क्रिएट करेगा हीट, उतना ही डीसी भी हीट क्रिएट करेगा। आइए आपको दिखाते हैं, बात करते हैं। मान लेते हैं किसी तार में कोई वायर है जिसका रेजिस्टेंस कितना है, R है, और इसमें करंट कितना है, I है। तो इस वायर का पावर I²R, यही तो होगा। लेकिन प्रश्न ये है कि अगर सर करंट बदल रहा है पीरियाडिक फॉर्म में, करंट की वैल्यू यहां कुछ और, 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 सब जगह करंट की वैल्यू चेंज हो रही है पूरी 1 साइकिल में, तब तो हर जगह पावर भी चेंज हो रहा है। यहां कुछ अलग पावर, यहां कुछ अलग, 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 यहां सब जगह पावर भी अलग अलग होगा। तो सर तो भाई सब करंट रखो पूरा का साइकिल के लिए, एक साइकिल के लिए सारे करंट से रखो, सब अलग अलग पावर है, सबका एवरेज निकालो। यानी इसका मतलब ये हुआ कि आपको पावर का एवरेज करना पड़ेगा तो करंट का भी एवरेज करना पड़ेगा पूरी का साइकिल के लिए, 1 साइकिल के लिए। तब जो आएगा वो नेट पावर होगा। देखते हैं इसमें क्या चीज कहते हैं। तब तो ये एक अल्टरनेटिंग करंट हो गई। तो जरा अल्टरनेटिंग करंट के लिए हम IRMS वैल्यू रखते हैं। कौन सी वैल्यू रखते हैं? IRMS वैल्यू। तो IRMS का स्क्वायर मल्टी R, ये यहां से पावर निकल कर आएगा। भाई 1 साइकिल के लिए ही बनाई गई है ये IRMS वैल्यू। तो अगर अल्टरनेटिंग करंट की बात करें तो अल्टरनेटिंग करंट के लिए यहां पर IRMS वैल्यू रख देते हैं। तो क्या करने के लिए हम यहां अलग पावर, यहां अलग पावर, यहां अलग पावर, यहां अलग पावर, ये अलग पावर, अलग अलग पावर निकाल करने के लिए क्या करने के लिए एवरेज करें। हमने तो भाई R तो चेंज नहीं होगा क्योंकि वायर तो हमारी वही है, कांस्टेंट है, वायर में तो कोई चेंजिंग हो नहीं रही, तो रेजिस्टेंस सेम है। लेकिन करंट की वैल्यू क्या करते हैं, अलग अलग करंट की वैल्यू होगी, मैं अलग अलग करंट यहां पुट करूंगा, फिर अलग अलग पावर निकाल के एवरेज करूंगा। इससे अच्छी बात है कि मैंने ऑलरेडी जो करंट का एवरेज निकाला हुआ है IRMS करके, वही यहां पुट कर देते हैं, वो हमारा पावर आ जाएगा पूरे के साइकिल में, 1 साइकिल में। तो आइए देखिए इस चीज को, वही हमारी एवरेज पावर होगी पूरे 1 साइकिल के लिए। IRMS की वैल्यू होती क्या है, √I² का मोड, इसका स्क्वायर कर दीजिए मल्टी R। तो यहां से स्क्वायर से रूट हट जाएगा, क्या आया I² का एवरेज मल्टी क्या R। यानी आपने देख लिया कि आप जब IRMS वैल्यू पुट करते हैं तो पावर क्या आता है, I² का एवरेज इंटू R। यानी जो तुम पूरे 1 1 1 1 सारे पॉइंट के लिए जो आप क्या करते, पूरे हर एक पॉइंट के लिए जो आप क्या करते बेटा, एवरेज निकालते ऐसे, तब भी वही पावर आता जो किस पर आया, IRMS पर आया। ठीक है ना? तो फिर आपने क्या देखा कि एक एक पॉइंट के लिए जो आप क्या निकाल रहे हो, एवरेज निकाल रहे हो अलग अलग करके, वो डायरेक्ट IRMS रखने से भी उतना ही आ रहा है। ठीक है? तो चाहे तुम IRMS वैल्यू रख करके एवरेज पावर निकाल लो, चाहे क्या करिए एक एक पॉइंट पर अलग अलग पावर निकाल के एवरेज करो, वैल्यू क्या आएगी, सेम आएगी। इस पॉइंट पर पावर निकालो, इस पॉइंट पर पावर, इस पॉइंट पर पावर, सारे पॉइंट पर डिफरेंट पावर निकाल करके फिर एवरेज करो, तब भी उतने पावर आएगा जितना IRMS वैल्यू रखने पर आता है। समझ सके इस चीज को? समझ गए? जैसे अगर आप एक्चुअल पावर चाहते हैं, एक्चुअल पावर, तो पहले क्या करेंगे, यहां वाला करंट निकालेंगे, फिर यहां वाला करंट, फिर यहां वाला करंट, फिर यहां वाला करंट, सारे डिफरेंट वैल्यूज को रख करके तब आप एवरेज करोगे, पावर निकालोगे, तब भी उतने पावर आएगा जब आप डायरेक्ट IRMS रख दोगे, तब जितना आएगा। समझ सके? यानी कि एक्चुअल करंट की वैल्यू रखने पर जो एवरेज पावर आएगा, सेम उतना ही पावर तब भी आएगा जब आप करंट का IRMS वैल्यू रखोगे। ठीक है ना? वर्ग माध्य मूल मान रखते हैं। ठीक है? अब उसके बाद एक चीज और आपसे कहते हैं यहीं पर कि सर डीसी करंट अगर रख देते हैं तो चलो डीसी करंट रखो, तो डीसी करंट का तो 220 का मतलब कितना होता है, 220 ही होता है। तो डीसी करंट रखोगे तो P बराबर I²R रखोगे। अगर आप 220 रखोगे डीसी का तो 220 रखोगे तो 220 पर ही निकलेगा किसका वैल्यू, पावर का वैल्यू।
ठीक है ना। और अगर आप एसी करंट में वीआरएमएस रखोगे, अगर एसी करंट में आईआरएमएस रख देते हो, करंट का वर्ग माध्य मूल मान, तब भी 220 ही रखोगे। और अगर एसी करंट में तुम 220 ना रखो, आईआरएमएस ना रखो, केवल पहले बार वाला मान रखो, करंट का पहला मान, करंट का दूसरा मान, करंट का तीसरा मान, करंट का चौथा मान, करंट का पांचवा मान, ऐसे पूरे 1 साइकिल के लिए करंट की अलग अलग वैल्यू रख करके, जैसे मान लो करंट का पहला मान रखे तो P इज इक्वल टू I1 स्क्वायर इंटू आर, दूसरा मान रखे करंट का P इज इक्वल टू I2 स्क्वायर इंटू आर, तीसरा मान रखे करंट का P इज इक्वल टू I3 स्क्वायर इंटू आर, P इज इक्वल टू I4 स्क्वायर इंटू आर। ऐसे पूरे 1 साइकिल के लिए तुम करंट का अलग अलग मान रख करके फिर भी तो तुम एवरेज करोगे, तब फाइनली फिर से ये I क्या ही हो जाएगा, फिर से फाइनली ये I 220 ही बनेगा। जब तुमने एक्चुअल मान रखा और फिर जब तुमने एवरेज किया, तब फिर से इन सभी करंट्स के स्क्वायर का जो ये आएगा वो किसके बराबर ही आएगा, IRMS के ही बराबर आएगा। ठीक है ना। तो कहते क्या चीज है, अगर एक तरीके से समझा होगा आपने, क्या चीज कि तुम IRMS वैल्यू रखो करंट की और उसके बाद पावर निकालो, या फिर तुम करंट का एक्चुअल मान रखो पूरे के साइकिल के लिए, 1 साइकिल के लिए एक्चुअल मान रख करके करंट के, अगर मान लो 1 2 3 4 5 6 7 8 मान लो 360 मान आया कई साइकिल के लिए, एक साइकिल के लिए करंट के 360 वैल्यूज मिले और तुमने 360 को मान पर अलग अलग पावर निकाला, तो पावर के भी 360 मान मिले, P1 P2 P3, फिर आप उनका एवरेज करोगे तो जो एवरेज आएगा, यही करंट का ही स्क्वायर करने वाला तो एवरेज आएगा, I1 का स्क्वायर, I2 का स्क्वायर, I3 का स्क्वायर, सबका एवरेज निकालोगे तो फिर वो वैल्यू फाइनली किसके बराबर हो जाएगी, IRMS के बराबर हो जाएगी। दिखाया तो मैंने आपको, IRMS रखते हो और उसके बाद I स्क्वायर का, मतलब IRMS का मतलब यही तो होता है I स्क्वायर का एवरेज का अंडर रूट, जैसे स्क्वायर करते रूट हट जाता है, I स्क्वायर का बार आता है, और वही चीज यहां पर भी आएगा। जब तुम करोगे तो I1 स्क्वायर, I2 स्क्वायर, I3 स्क्वायर, सबका एवरेज करोगे, I स्क्वायर का बार आएगा। समझ सके इस चीज को। और डीसी करंट में रखोगे तो डीसी करंट में 220 का 220, डीसी करंट में 220 का 220 का स्क्वायर होगा, और यहां पर जब तुम रखोगे तो पहला मान, दूसरा मान, तीसरा मान, सभी मानों का स्क्वायर करोगे और जब उसका एवरेज निकालोगे तो वो 220 फिर से आ जाएगा। यानी हीट चाहे एसी करंट हो चाहे डीसी करंट हो, दोनों सेम क्रिएट करेंगे। यानी सही बात में कहा जाए क्या चीज कि अल्टरनेटिंग करंट का जो वीआरएमएस वैल्यू है या आईआरएमएस वैल्यू है, वर्ग माध्य मूल मान है, ठीक है ना, वो उस डीसी करंट के बराबर होता है। उस किसके बराबर होता है, डीसी करंट के बराबर होता है। आईआरएमएस वैल्यू करंट का उस डीसी करंट के बराबर होता है। एसी करंट का आईआरएमएस वैल्यू उस डीसी करंट के बराबर होता है जो प्रतिरोध तार में, रेजिस्टेंस वायर में उतना ही हीट क्रिएट करता है जितना कौन, अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है ना, सही शब्दों में मतलब 0 से लेकर 311 तक जाने वाला करंट, फिर 311 से 0, फिर 0 से 311, फिर 311 से 0, 0 से 311, 311 से 0, फिर 0 से 311, फिर 311 से 0। ये जो आपका एक्चुअल करंट है, इससे जितना हीट क्रिएट होगा उतना हीट 220 वोल्ट का डीसी वायर भी, डीसी करंट भी क्रिएट करेगा। समझ गए इस चीज को। यानी वास्तव में प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान, अल्टरनेटिंग करंट का आरएमएस वैल्यू उतना ही हीट क्रिएट करता है जितना डीसी करंट क्रिएट करता है। हीट के मामले में दोनों सेम है। 220 वोल्ट का हीट उतना ही, 220 वोल्ट का करंट उतना हीट क्रिएट करेगा जितना 220 वोल्ट का एसी करंट। तो 220 वोल्ट का एसी करंट मतलब 0 से 311 वाला। हीट के मामले में दोनों सेम है। अब आपको दिखाया तो, क्योंकि जब आप दिखाया तो आपको ये देखो, तुम आईआरएमएस रख करके स्क्वायर करो। अगर एसी करंट है तो आईआरएमएस वैल्यू रखो, उसका स्क्वायर करो, फाइनली क्या हो जाता है, स्क्वायर से रूट हट जाता है, आई स्क्वायर का बार आता है, आई स्क्वायर का बार आता है, आता है नहीं आता है, और आई स्क्वायर का जो बार आता है, कहानी वही हो गई। कौन वाला, 220 वोल्ट वाला, सॉरी, या फिर 220 वोल्ट का जो भी करंट होगा, 220 वोल्ट का जो भी करंट होगा वही कहानी हो जाएगी। समझ सकते मेरी बात को। चलिए अभी क्या चीज कहते हैं पावर के बारे में। जैसे P इज इक्वल टू क्या होता है, आई स्क्वायर इंटू आर। ठीक, अगर मैं मान लूँ ये एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस R है और इसमें करंट कितनी जा रही है, I जा रही है। मान लीजिए डीसी करंट है, तो इसमें पावर जितना होगा P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर के बराबर होगा। ठीक है ना। अब अगर ये कहें कि अगर इसमें अल्टरनेटिंग करंट जाए और उस अल्टरनेटिंग करंट की जो IRMS वैल्यू है, ठीक है ना, करंट की जो वैल्यू है वो IRMS है, तो पावर कितना लॉस होगा, IRMS का स्क्वायर इंटू क्या R, इतनी उसकी पावर होगी अगर इसमें अल्टरनेटिंग करंट जा रहा है। डीसी करंट पर आई स्क्वायर इंटू आर, ठीक है ना। और अगर अल्टरनेटिंग करंट जा रहा है, तो P इज इक्वल टू IRMS का स्क्वायर इंटू क्या R होगा। ठीक है ना। अभी एक चीज सोचने की जरूरत है, क्या चीज कि IRMS होता कितना है।
अगर आप एक साइकिल ले लें, IRMS क्या है? आई स्क्वायर के बार का अंडर रूट है। यहां रखिए आप इस चीज को, P इज इक्वल टू इस वाली वैल्यू को रखिए, अंडर रूट आई स्क्वायर इंटू कैपिटल क्या है? R। P इज इक्वल टू स्क्वायर से रूट हट जाएगा, आई स्क्वायर, इसका बार भी है, आई स्क्वायर का बार इंटू क्या? R। ठीक है ना? और ये पावर की एवरेज वैल्यू है कितनी साइकिल के लिए? 1 साइकिल के लिए। यानी सही बात अगर मैं आपसे कहूं तो ये निष्कर्ष निकलेगा कि अल्टरनेटिंग जो करंट है, अल्टरनेटिंग करंट, अब अल्टरनेटिंग करंट के लिए बात करें और उसकी जो IRMS वैल्यू है, कौन सी वैल्यू? IRMS वैल्यू। ठीक है ना? इस IRMS वैल्यू से जितना पावर क्रिएट होगा, अल्टरनेटिंग करंट के लिए मेन करंट कौन है? IRMS ही है। अल्टरनेटिंग करंट का डेफिनेशन हम IRMS को ही लेकर देते हैं कि इस IRMS करंट की जो वैल्यू है, अगर उतनी ही वैल्यू का DC करंट ले लें, उतनी ही वैल्यू का क्या ले लें? DC करंट ले लें, तो उतना ही पावर क्रिएट होगा जितना अल्टरनेटिंग करंट से क्रिएट होता है। यानी सही शब्दों में कहें तो ये बात है कि जो है अल्टरनेटिंग करंट, AC करंट, प्रत्यावर्ती धारा उस दुष्ट धारा के बराबर है। प्रत्यावर्ती धारा का वर्गमाध्य मूल मान IRMS वैल्यू उस DC करंट के क्या है? इक्वल है, जो R रेजिस्टेंस वाले सर्किट में उतना ही पावर क्रिएट करती है जितना कि कौन? अल्टरनेटिंग करंट क्रिएट करता है। ये बात मुझे लगता है आप समझ नहीं पाते, फिर से एक बार समझने की कोशिश कीजिए। जैसे ये है, ये अल्टरनेटिंग करंट है, इसके कई सारी वैल्यूज होंगी, ठीक है ना? अलग अलग करंट का, I1, I2, I3, I4, ऐसे सारी वैल्यूज होंगी। अब यहाँ का पावर P इज इक्वल टू I1 स्क्वायर इंटू R, यहाँ का पावर P इज इक्वल टू I2 स्क्वायर इंटू R, ऐसे लास्ट वाला IN स्क्वायर इंटू क्या? R। एवरेज जब आप करोगे सबका एवरेज, तो करंट के स्क्वायर का एवरेज करोगे ना, इंटू क्या बेटा? R। तब ये अल्टरनेटिंग करंट के लिए ही तो आप क्या निकाल रहे हैं? पावर निकाल रहे हैं। कौन से करंट के लिए? अल्टरनेटिंग करंट के लिए ही आप पावर निकाल रहे हैं। और ये जो आई स्क्वायर का बार लिखा है ना, ये असल में क्या है? अब आपने एक्चुअल वैल्यूज रखी है करंट की, कोई RMS वैल्यू नहीं रखी है करंट की। क्या आपने करंट की RMS वैल्यू रखी है? नहीं, एक्चुअल वैल्यू करंट का रख करके तब आप पावर निकाले हैं, तब आप उसका एवरेज निकाल रहे हैं। ठीक है ना? तो यहां से जो पावर आया वो असल में, यहां से जो पावर आया वो असल में अल्टरनेटिंग करंट के लिए आया। किस करंट के लिए नहीं आया? अल्टरनेटिंग करंट के लिए पावर आया है। 1 साइकिल में, एक चक्र में अल्टरनेटिंग करंट के लिए पावर आया। ठीक है ना? अब यहां देखिए, ये जो आई स्क्वायर का बार है, ये असल में है क्या चीज? ये भी सोचिए। अब चाहे आप एक्चुअल वे में निकालिए, अल्टरनेटिंग करंट का एक एक मान रखें। अब देखो क्या है ये आई स्क्वायर का बार, इसी को तो आप IRMS बोलते हो। स्क्वायर करोगे, इधर से भी स्क्वायर करोगे, रूट हट जाएगा तो आई स्क्वायर का बार बचेगा, IRMS स्क्वायर। यानी ये कुछ और नहीं है, ये कोई और चीज नहीं है, ये वर्गमाध्य मूल IRMS का ही स्क्वायर है। यानी तुम चाहे अलग ये एक्चुअल मान रखो, मतलब पूरे AC करंट का, प्रत्यावर्ती धारा का एक एक मान रख करके तब आप पूरे 1 साइकिल के लिए पावर निकालिए। चाहे अल्टरनेटिंग करंट के लिए, प्योर अल्टरनेटिंग करंट के लिए वर्गमाध्य मूल ना करो, प्योर अल्टरनेटिंग करंट के लिए आप एक एक मान रख करके तब आप पावर निकालिए 1 साइकिल के लिए। उतना ही पावर आएगा जितना IRMS रखने पर आएगा। जितना क्या रखने पर आएगा? IRMS रखने पर आएगा। जैसे क्या हुआ, यहां करंट 0 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और लास्ट में सबसे हाईएस्ट 10, फिर 9 8 7 6 5 0, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर घटता हुआ 0। तो चाहे 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, 4 एम्पियर, 5 एम्पियर, 10 एम्पियर, सब रख के, सारे अलग अलग करंट को रख करके तुमने 1 साइकिल के लिए पावर निकाला, तब भी उतने पावर आएगा जितना अगर तुम IRMS से निकालते, क्योंकि इस आई स्क्वायर बार का मतलब ही क्या होता है? IRMS। ठीक है ना? तो वास्तव में हम क्या कहेंगे कि जो आप पावर निकालते हैं अल्टरनेटिंग करंट के लिए, और चाहे अल्टरनेटिंग करंट के लिए कहो, वो वास्तव में IRMS करंट ही है, वर्गमाध्य मूल मान ही है।
ठीक है ना। यानी कुल मिला करके यही निकला कि अगर आप वोल्टेज की बात कर लें तो 0 से लेकर अगर आप 220 वोल्ट तक जाते हो, ठीक है ना, तो ये तो IRMS वैल्यू है, VRMS वैल्यू है। वास्तव में ये 311 कल बताए थे आपको। तो 0 से लेकर 311 तक का पूरा करंट रखो यहां पर, फिर 311 से लेकर 0, फिर 0 से 311, फिर 311 0, ऐसे रखोगे ना तो भी फाइनली जो यहां पर एवरेज आएगा वो IRMS बन जाएगा। यानी कितना बन जाएगा? 220। ठीक है ना। अब हुआ क्या चीज कि प्रत्यावर्ती धारा, अल्टरनेटिंग करंट जो है बेटा, अल्टरनेटिंग करंट, इसका जो RMS वैल्यू है, अगर तुम एक्चुअल मान रखते हो पूरे एक साइकिल के लिए तब भी वो RMS बन जाएगा। यानी अल्टरनेटिंग करंट से उतने हीट क्रिएट होगा जितना उसके RMS से क्रिएट होगा। ऐसा नहीं है कि RMS करंट रखोगे तो कुछ अलग हीट आएगा और एक एक मान रख करके एवरेज करोगे तो कुछ अलग हीट आएगा। दोनों जगह हीट की वैल्यू क्या आएगी? सेम आएगी। ठीक है ना। अब क्या हुआ, अगर आप उसी प्रबलता का 220 वोल्ट का ही या उतने ही करंट जितना IRMS है ना, उतनी ही वैल्यू का अगर आप DC करंट लगा दीजिए तब भी पावर उतने आएगा, तब भी पावर उतना ही आएगा। पावर में कोई चेंज नहीं आएगा। जितना अल्टरनेटिंग करंट के RMS वैल्यू से पावर क्रिएट होता है या अल्टरनेटिंग करंट की एक्चुअल वैल्यू से उतने पावर क्रिएट होता है DC करंट से। यानी सच बात कहें तो अल्टरनेटिंग करंट का जो RMS वैल्यू है एक्चुअल में प्रबलता में वो उस DC करंट के बराबर होता है। किस DC करंट के बराबर होता है? उस DC करंट के बराबर कि ये IRMS वैल्यू R रेजिस्टेंस वाले वायर में जितना हीट क्रिएट करेगी उतने DC करंट भी हीट क्रिएट करेगा। प्रत्यावर्ती धारा का वर्गमाध्यमूल मान, प्रत्यावर्ती धारा का वर्गमाध्यमूल मान असल में उस दिष्ट धारा के बराबर होता है। उस किसके बराबर? दिष्ट धारा के बराबर। अल्टरनेटिंग करंट का, प्रत्यावर्ती धारा का RMS वैल्यू प्रबलता में उस DC करंट के बराबर है। किस DC करंट के बराबर? कि DC करंट भी उतने हीट क्रिएट करे जितना कि AC करंट का RMS वैल्यू क्रिएट करे। समझ सके इस चीज को? अब यहां से एक चीज हम आपसे और कहते हैं कि आपका जो RMS वैल्यू है, RMS वैल्यू उतने हीट क्रिएट करेगा जितना इतनी ही प्रबलता का DC क्रिएट करे। ये उतना हीट क्रिएट करेगा RMS वैल्यू। RMS वैल्यू उतना ही हीट क्रिएट करेगा जितना कौन? उतनी ही प्रबलता का DC करंट क्रिएट करेगा। ठीक है ना। IRMS वैल्यू उतनी हीट क्रिएट करेगा। जैसे मान लो धारा का RMS मान 20 एम्पियर है तो ये 20 एम्पियर उतना हीट क्रिएट करेगा जितना कौन? DC क्रिएट करेगा। 20 एम्पियर, DC का 20 एम्पियर। अब AC का अगर तुम IRMS कह रहे हो कितना, AC करंट का अगर RMS तुम 20 कह रहे हो तो असल में ये 20 नहीं है। असल में ये है कितना? ये है 0 से लेकर 20√2, फिर 20√2 से 0, फिर 0 से 20√2 अलग डायरेक्शन में, फिर 20√2 से 0 जी। अब देख समझिए इस चीज को, 0 से 20√2, फिर 20√2 से 0, फिर 0 से 20√2 अलग डायरेक्शन में, फिर 20√2 से 0। जितना हीट ये क्रिएट करेगा 0 से 20√2 से 0 से 20√2 से 0, उतना ही हीट कौन क्रिएट करेगा? ये 20 एम्पियर का कौन सा? DC। फिर से समझ लीजिए, फिर समझ लीजिए क्या चीज मैं कह रहा हूं। ये है 0 से 20√2, 20√2 से 0, 0 से 20√2, 20√2 से 0। ये इतना एक साइकिल में जितना हीट क्रिएट करेगा उतने हीट केवल 20 एम्पियर क्रिएट करेगी अगर 20 एम्पियर DC का है। और ये जो 20√2 तुम देख रहे हो ना, 0 से 20√2, 20√2 से 0, 0 से 20√2, 20√2 से 0, असल में अगर इसका RMS निकालोगे तो सिर्फ 20 ही आएगा। RMS कितना आएगा? 20 ही आएगा। यानी ये जो आपका 0 से 20√2 है, 20√2 से 0, 0 से 20√2 से 0, ये वास्तव में केवल काम करती है कई एम्पियर के बराबर? 20 एम्पियर के बराबर। भले ही प्रत्यावर्ती धारा
0 से 20√2 तक जाए, 20√2 से 0 तक आए, फिर 0 से 20√2, भले ही अल्टरनेटिंग करंट 0 से 20√2 तक जाती है, 20√2 से 0 तक आती है, 0 से 20√2 तक जाती है, फिर 20√2 से 0 तक आती है, भले ही ये पहुंचती 20√2 तक है, लेकिन हीट ये केवल क्रिएट कर पाती है क्या एम्पियर के बराबर, 20 एम्पियर के बराबर वाला हीट क्रिएट करती है। भले 20√2 तक जाती है, लेकिन एक साइकिल में इसका व्यवहार 20√2, 0 से 20√2, 20√2, 0, 0, 20√2, 20√2, 0 वाला नहीं रहता, बल्कि पूरे साइकिल के लिए 20 एम्पियर वाला रहता है। हीट उतने क्रिएट करेगा जितना 20 एम्पियर करंट क्रिएट करेगा। अल्टरनेटिंग करंट की वैल्यू भले 0 से 20√2 हो और 20√2 से 0, 0 से 20√2 हो, 20√2 से 0, 0 से 20√2, 20√2, भले ही अल्टरनेटिंग करंट का मान 20√2 तक है, लेकिन वो हीट क्रिएट करेगा कितने के बराबर, 20 एम्पियर के बराबर। उस 20 एम्पियर के बराबर जो 20 एम्पियर डीसी करंट हीट क्रिएट करता है। जैसे मैं मान लो एसी करंट हूं, मैं कह रहा हूं मेरा मान 0 से 20√2 है और 20√2 से 0 है, फिर 0 से 20√2 अलग डायरेक्शन में, फिर 20√2 से 0 है। मैं एसी करंट हूं, मेरा मान 0 से 20√2 तक है। डीसी कहेगा मैं सिर्फ 20 एम्पियर हूं, और हीट तुम भी उतने क्रिएट करोगे, यानी मैं 20√2 वाला हीट मैं भी उतने क्रिएट करूंगा जितना डीसी वाला 20 एम्पियर। समझ सके? यानी कि जो हीट पर इफेक्ट दिखता है अल्टरनेटिंग करंट का, अगर उसका मान 20√2 है तो 20√2 के बराबर नहीं दिखता है। 0 से 20√2 है अगर अल्टरनेटिंग करंट, तो उसके बराबर हीट नहीं क्रिएट होगा। जो अल्टरनेटिंग करंट का मैक्सिमम मान 20√2 है, वो भी एक साइकिल के लिए हीट करंट क्रिएट करता है 20 एम्पियर के बराबर, और डीसी तो 20 एम्पियर के बराबर किए गई, उसके करंट के मान में कोई चेंज नहीं है। इसीलिए कहा गया है कि अल्टरनेटिंग करंट का आरएमएस वैल्यू, हीट के मामले में अल्टरनेटिंग करंट का आरएमएस वैल्यू उतने हीट क्रिएट करेगा जितना आरएमएस वैल्यू के बराबर डीसी करंट। जैसे मान लीजिए अल्टरनेटिंग करंट का आरएमएस वैल्यू 50 एम्पियर है, आरएमएस वैल्यू 50 एम्पियर है, तो इसका एक्चुअल मान कितना है? एक्चुअल मान कितना है? 0, 50√2, 0, 50√2, 0। ये एक्चुअल मान होता है 0, 50√2, 50√2, 0, 0 से 50√2, 50√2 से फिर 0। तो ये 0 से 50√2, 0, 50√2, फिर 0, ये मिलकर जितना हीट क्रिएट करेंगे, वो हीट जब नापोगे ना तो असल में वो 50√2 तक के वाला नहीं रहेगा, 0 से 50√2 तक वाला नहीं रहेगा। पूरे साइकिल के लिए वो लगेगा मानो 50 एम्पियर के लिए वो हीट है। और डीसी के लिए अब भाई आरएमएस कितना आएगा? 0 से 50√2 वाला जो करंट है, 0 से 50√2 वाला जो करंट है, आरएमएस इसका 50 ही आएगा पूरा एवरेज, और डीसी के लिए तो 50 ही है। तो ये हीट कितना क्रिएट करेंगे? ये 50 एम्पियर का जो आरएमएस है, आईआरएमएस जो 50 एम्पियर, आईआरएमएस जो 50 एम्पियर है, असल में तो 0 से 50√2 है, लेकिन हीट उतने क्रिएट करेगा जितना 50 एम्पियर का करंट क्रिएट करेगा, और डीसी तो 50 एम्पियर रहता ही है। समझ में आया बात की एक साइकिल के लिए अल्टरनेटिंग करंट का जो आरएमएस मान है वो उतने हीट क्रिएट कर पाता है जितना उसी आरएमएस के बराबर डीसी क्रिएट करेगा। ठीक है, चलिए आरएमएस वैल्यू को वर्चुअल मान कहते हैं, आभासी धारा कहते हैं। आभासी धारा प्रतीत हो रहा है 50, लेकिन है कितना? 0 से 50√2, 50√2 से 0, 0 से 50√2, 50√2 से 0, और प्रतीत हो रहा है 50। वर्चुअल मान भी बोलते हैं इसको। और इफेक्टिव मान भी होते हैं, क्योंकि हीट क्रिएट करने के लिए खुद को 0 से 50√2 नहीं दिखा रहा है, 50√2 से 0 नहीं दिखा रहा है, फिर 0 से 50√2 अगले डायरेक्शन में नहीं दिखा रहा है। हीट क्रिएट करने के लिए अपने आप को ये 0 से 50√2 नहीं दिखाता, बल्कि कितना दिखाता है? सिर्फ 50 दिखाता है खुद को। समझ गए मेरी बात को? 220 वोल्ट का एसी हैगा तो अपने आप, अगर मान लीजिए 311 वोल्ट का एसी है, बढ़ा चुका हूं मैं आपको ये, अगर 0 से 311, 311 0, 0 से 311, 311 0, ठीक है ना? यानी जिस एसी करंट का मैक्सिमम मान 311 वोल्ट तक है, 0 से 311, 311 0, 0 से 311 अपोजिट डायरेक्शन 311 0, वो अपने आप को कभी भी 0 या 311 नहीं दिखाता, वो अपने आप को 220 वोल्ट दिखाता है। यानी आरएमएस वैल्यू ही प्रभावी मान है जिसके रूप में वो सारे गुण दिखाता है। अल्टरनेटिंग करंट अपने सारे गुण कौन सा प्रकट करता है? वो वाला प्रकट करता है जो उसका आरएमएस मान है, एक्चुअल मान से नहीं प्रकट करता।